मेरी मौसी का बेटा शहर में पढ़ने आया तो मैंने उसे अपने घर रख लिया क्योंकि मैं अकेली होती थी। पति देश से बाहर होते थे। पति से बात की तो वो मान गए। मेरी मौसी का बेटा मेरा बहुत ख्याल रखता था। बाजार से कुछ भी लाना होता तो वो ला देता। फिर मैं एक दिन बीमार हो गई और फिर मेरी मौसी का बेटा कहता कि आप अब आराम करना। रात को वो मुझे दूध के साथ दवा खिलाकर चला जाता। जब सुबह उठती बहुत सुकून होता। एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि तुम गर्भवती हो। मेरी तो जान निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा। मैं आश्चर्य होकर डॉक्टर की शक्ल देख रही थी जो मुझ पर ऐसा धमाका कर चुकी थी कि मेरे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि मुझ पर आसमान ही आ गिरा हो। ऐसा कैसे मुमकिन था? मैं मान ही नहीं सकती थी। मैंने डॉक्टरनी से कहा कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मुझे सिर्फ पेट दर्द की शिकायत है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और मेरे सामने मेरी रिपोर्ट रखती। कहने लगी कि 3 साल से तो तुम मुझसे इस चीज की ट्रीटमेंट करवा रही हो। अब आपको भगवान ने खुशखबरी सुनाई है तो आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट देखकर बदहवास हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आ जाएगा। मैं तो सुनकर ही चकरा सी गई थी। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे। मेरे पति की नौकरी बाहर के देश में थी। वो साल में बस कुछ ही महीने के लिए ही हिंदुस्तान आते थे और उस वक्त मेरी ख्वाहिश थी कि उस दौरान मैं उम्मीद से हो जाऊं ताकि मेरा दिल बच्चे में लग जाए। लेकिन हर बार मुझे मायूसी का मुंह देखना पड़ता था। लेकिन अभी वो विदेश में थे। मैंने डॉक्टरनी से कुछ ना कहा। मेरे दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। क्या सोचती, कैसे सोचती? मोनू मेरा सगा भाई था, मेरी सगी मौसी का बेटा था। अपनी सोच के ताने बाने में उलझी रही थी कि सामने अपने घर का गेट देखकर मेरे कदम ही वहीं रुक गए। मुझे लगा था कि मैं क्लिनिक से वहां तक अपने बेजान वजूद को किसी लाश की तरह घसीट कर ले आई हूँ। मैं गम में इस तरह डूबी हुई थी कि मुझे सांस लेने में भी घुटन महसूस हो रही थी। मैं डोरबेल बजाई। मोनू ने ही दरवाजा खोला। मैं घर के अंदर आई। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे घर के अंदर आते ही वो कहने लगी, दीदी आज इतनी देर कर दी। मैंने पहले तो आपका खाने का बहुत इंतजार किया लेकिन फिर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैं तो खाना खा चुका हूँ। आपके लिए खाना लगा दूँ? वो मुझसे बातें करता था। मेरी सबसे छोटी मौसी का बेटा जो कि जॉब के लिए यहाँ नोएडा आ गया था और पिछले कई महीनों से यहाँ मेरे पास रह रहा था। मेरे पति को भी इस बात का कोई एतराज नहीं था। मोनू के बारे में सब कुछ जानते थे, बल्कि वो तो बहुत खुश थे। उन्हें मेरी चिंता नहीं रहेगी। दीदी आप कहाँ खो गई? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मोनू की बात पर चौंक सी गई। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे भूख नहीं है, सर में दर्द है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मैं मोनू से यह कहकर अपने कमरे में चली गई। अपनी रिपोर्ट दराज पे रखी और अपना बेजान वजूद लिए बेड पर बैठी गई। मेरी सोच खत्म हो चुकी थी। मोनू मेरा सगा भांजा था, मेरी मौसी का बेटा। उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। जब मेरी मौसी की शादी हुई तो मैं 4 साल की थी। मोनू पैदा हुआ तो मैं 10 साल की थी। मेरी मौसी का ससुराल काफी दूर था और एक गांव था। वहाँ दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं था। इसीलिए मेरी मौसी ने कहा, आप मोनू को अपने पास रख लो, वहाँ यह अच्छे से पढ़ लेगा। और मोनू मेरा भांजा भी था तो मैं उस पर शक भी नहीं कर सकती थी। मैं अपना सिर दोनों हाथों में से लेकर बैठी रही। मुझे याद आने लगा कि पिछले कई दिनों से मोनू मुझे दूध के साथ दवा देता है जिसे खाकर मैं गहरी नींद सो जाती हूँ और सुबह जब उठती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। तो क्या मोनू मुझे नींद की दवा देता है? अगर मेरे सोने के बाद कुछ करता है? टिप टिप आंसू मेरी आंखों से गिरते लगे। मेरे आंखों में आंसुओं का गोला
जिसकी वजह से मेरे अंदर घुटन सी बढ़ती जा रही थी। क्या सगे रिश्ते इतने कमजोर हो चुके हैं कि हवस के आगे कुछ नजर ही नहीं आता? मैं उसकी बहन हूँ, यानी उसकी माँ की बहन की बेटी, मतलब मैं उसकी बहन हुई। मेरा खास है, मेरा उससे पर्दा भी नहीं है। ऐसे कैसे वो मेरे इस बारे में ऐसा सोच सकता है? कैसे उसका दिल ऐसा करने के लिए मान सकता है? मैं बहुत रो रही थी। उसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता था जो मैं सह रही थी। एक तरह से पागल हो चुकी थी। जब मुझे उसका बचपन याद आने लगा तो मैं जब मौसी के साथ मेरे मायके वाले घर आता था तो मेरी गोद में भी वो खेलता था। अपनी तोतली जुबान से मेरा नाम लेता था। मैं अपने भाई बहन से सबसे छोटी थी और वो मौसी की सबसे पहली औलाद, इसीलिए मायके में उसका सबसे ज्यादा वक्त मेरे साथ ही गुजरता था। जब मेरी शादी होने वाली थी तब वो नया नया कॉलेज में आया था। मुझे राजू के नाम से भी बहुत छेड़ा करता था। कहता था कि आप इतनी खूबसूरत मनमोहनी सी हैं, और वो ये लंबे चौड़े गबरू जवान, ऊपर से बड़े गुस्से वाले। दीदी, राजू जीजू आपके साथ बिल्कुल सूट नहीं करेंगे। आपके लिए तो कोई मुझ जैसा स्मार्ट सा लड़का अच्छा लगेगा। हर वक्त वो मुझे राजू के नाम से छेड़ता रहता था, हंसाता रहता था, मजाक करता था। मैं उसे बस घूरती रहती थी। मेरी और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी थी। जब वो यहाँ आया था मुझसे रात देर तक बातें करता था, हंसता था, मजाक करता था। अब भी वही करता है। मुझे लगता है कि राजू जीजू ने प्रदेश में किसी अंग्रेजन से शादी कर ली है, तभी तो वापस आने का नाम नहीं लेते। जब मैं उससे गुस्सा से घूरती तो हंसने लगता। उसे देखकर कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि वो मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत भी कर सकता है। मैं इन्हीं सोचों में डूबी थी, तभी मोनू मेरे दरवाजे पर लॉक करके अंदर आ गया। अब भी उसके हाथ में दूध का ग्लास और मेडिसिन थी। वो बड़े नॉर्मल अंदाज में मेरे सामने बैठा था, लेकिन उसके बेड पर बैठते ही मैं डर कर पीछे हट गई, जैसे ना जाने वो क्या कर देगा। और ये जाहिर सी बात है, जो कुछ भी डॉक्टर ने सुनकर आई थी, मेरी जगह कोई भी उस वक्त ऐसे ही डर जाता। मैं अकेली उस वक्त मोनू के साथ उस घर में मौजूद थी। वो मुझे यूं डरा हुआ देखकर हैरान हो गया। क्या बात है, आप इतना घबरा क्यों रही हो? सब ठीक है ना? ये दूध पीजिए और आराम कीजिए। मोनू ने मेरी तरफ गिलास बढ़ाया। मैंने गिलास उसके हाथ से लेकर साइड पर रख दिया और सख्त लहजे में उससे कहा, जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। क्योंकि मैं जानती थी कि जब वो मेरे पास बैठकर अपनी ऑफिस के किस्से सुनाएगा और जब तक मेरी आंखें नींद से चूर ना हो जाए तब तक यहाँ से उठकर बाहर नहीं जाएगा। मेरे सख्त लहजे पर वो घबरा सा गया, कुछ हैरान भी था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? शायद मेरे रूखे बर्ताव से वो परेशान हुआ था। मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। कैसे कैसे ड्रामे वो मेरे सामने रचा रहा था, जैसे बहुत मासूम हो, अनजान हो, बहुत नेक हो। पहले तो मेरी जी चाहा कि एक जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार दूं और फिर अपनी रिपोर्ट उसके सामने दे मारूं। देखो तुम्हारी शराफत का सबूत, और उसको धक्के देकर बाहर निकाल दूं। लेकिन मैं चाहती थी कि उसे रंगे हाथ पकड़ूं, वरना वो मुकर जाएगा। मेरे सर में दर्द है, मुझे तो बिल्कुल जगाने के लिए मत आना। मैं सोना चाहती हूँ। मेरी उखड़ी बातों के सामने वो चुप सा था और उठकर कमरे से दरवाजे तक चला गया। अब आराम करें और हाँ, दूध जरूर पी लीजिएगा। खाना भी नहीं खाया हुआ है आपने। मुझे दोबारा से दूध पीने को कह के वो कमरे से बाहर चला गया। मैं वही तो जानना चाहती थी कि मुझे दूध और दवा खिलाकर ये कौन सा घिनौना खेल मेरे साथ खेलता है। मैंने वो दूध का गिलास लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जो बाहर गली की तरफ खुलती थी, और मेडिसिन भी दराज में रखकर लाइट बंद करके कमरे में सो गई। अब मुझे उस वक्त का इंतजार था जब मोनू मेरे कमरे में आता। 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं आया
उसका इंतजार कर कर के तंग आ चुकी थी और मुझे नींद भी आने लगी थी। इसीलिए सोचा कि खुद ही देख आऊं कि वो क्या कर रहा है। मैं उठ के अपने कमरे से बाहर निकली तो आंगन भी खाली सा था। सामने का कमरा मोनू का था। मैंने धीरे से जब उसके कमरे का दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए। मैंने उसके कमरे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया और दबे पांव अपने कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में अब वो बातें घूम रही थी जब मौसी ने मुझे पहली बार फोन आया था। कहने लगी मोनू नोएडा में नौकरी करना चाहता है, लेकिन तुम जानती हो कि मैं इस हक से नहीं कि उसे हॉस्टल में रहने की इजाजत दूं। कई किस्म के नौजवान होते हैं। मेरा मोनू सीधा साधा सा है, कहीं गलत लोगों में ना फंस जाए, सिगरेट और दूसरे नशे का आदी ना हो जाए। तुम तो जानती हो कि हमने कैसे उसकी देखभाल की है। मेरा बच्चा बहुत सीधा है, लेकिन जहाँ लड़के रहते हैं वहाँ 100 बुराइयां होती है। इसीलिए अगर तुम उसे अपने घर में रख लो तो मैं तसल्ली से रहूंगी। इस वक्त तो मैंने बड़ी रहमदिली दिखाते हुए हामी भर दी थी कि मोनू मेरा भाई ही नहीं बेटा भी है। जाहिर है वो मेरा सगे भाई से भी बढ़कर था और भाई और छोटे बेटे में कोई फर्क नहीं होता। मेरा सिर दर्द से फटने लगा था। मेरा भाई उस वक्त अपने कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, इसीलिए वो इस बात से अनजान था। मेरी मौसी दिल की मरीज है। अगर वह यह सच जानती कि मोनू ने मेरे साथ क्या किया, शायद सुनते ही मर जाती। लेकिन मैं सोच रही थी कि मोनू को सुबह ही कह दूंगी कि वो अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर ले। मैं उसे अपने घर में नहीं रह सकती। मैंने अपना कमरा लॉक किया और सो गई। सुबह मेरा दरवाजा बड़ी जोर से खटखटाया गया। मैं उठी और दरवाजा खोली। जब मैंने दरवाजा खोला, सामने देखा मोनू मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। दरवाजा क्यों लॉक किया था आपने? उसका मुझ पर रौब जमाना पूछना तो मुझे दबा के रख दिया था। वो होता कौन था मुझसे इस तरह से बात करने वाला? उसे शायद तकलीफ इस बात की हो रही थी कि उसका रास्ता मैंने बंद कर दिया था। जो वो गुनाह मेरे साथ कर रहा था, शायद उसकी तलब ना पूरी होने की वजह से वो यूं उखड़ कर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? मेरी भी बुलंद आवाज को सुनकर वो कुछ हैरान हुआ। फिर नरम आवाज से बोला, रात को आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे आपकी फिक्र थी। मैं कब से दरवाजे पर आवाज दे रहा था, लेकिन जब आपने आवाज नहीं दिया तो मैं परेशान हो गया कि कहीं आप बेहोश ना हो गई हो। इसीलिए मैंने दरवाजा खोलना चाहा, वो लॉक था, इसीलिए मैं परेशान हो गया था। आप प्लीज दरवाजा लॉक ना किया करें। मुझे उसकी झूठी फिक्रमंदी और दिखावे की परेशानी देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने तीखी आवाज में कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गई। अपने लिए नाश्ता बनाया और करके अपने पड़ोस में अपनी एक सहेली के घर चली गई। मेरी पड़ोस में भी एक मेरी उम्र की लड़की रहती थी, शादीशुदा बच्चों वाली थी। जब भी मेरे पति देश से बाहर जाते, वो औरत मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरी उससे दोस्ती भी बहुत अच्छी थी। उसके पति भी मुझे छोटी बहन जैसे समझते थे। जब भी बाजार से कुछ लेने जाते तो मुझसे पूछते कि बहन कुछ मंगवाना हो तो बिना तकलीफ के बता दिया करो। मैं अक्सर ही उनसे सामान मंगवा लिया करती थी, लेकिन जब से मोनू आया था मैं हर काम मोनू से ही कहती थी। उस वक्त तो मुझे अपने पड़ोस वाली रेखा से ही काम था कि मुझे अपना अबॉर्शन करवाना था। मेरे पति 2 महीने के बाद आने वाले थे। मेरे पास इस पाप को खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि रेखा से कहूँगी क्या। ना जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेगी, लेकिन मुझे किसी न किसी औरत की तो जरूरत थी कि वो बिना सच बताए मुझे यह कदम उठाना ही था। लेकिन अगर मौसी को भी मैं सच बताती तो वो सह नहीं सकती। अगर पति से सब कुछ कहती तो वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानता। मेरा घर बर्बाद होकर रह जाता। मैं ऐसी कश्मोकश की शिकार थी कि मैं ही जानती। मैंने रेखा से कहा
कि मेरे पेट में बच्चा है, मुझे उसका अबॉर्शन करवाना है, इसीलिए वो मेरे साथ डॉक्टर के पास चले। वो मेरी बात मान गई। मैं अपने डॉक्टर के पास नहीं गई थी जिसे कई सालों से इलाज करवा रही थी, बल्कि एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई और उससे कहा कि वो मेरा एक काम आराम से कर दे तो मैं उसे ठीक ठाक पैसे दूंगी। लेडी डॉक्टर मान गई, लेकिन उसी रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। मैं रात को घर आते ही मोनू से कह दिया कि मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रह सकती, इसीलिए 2-3 दिनों में वो अपने रहने का जहाँ चाहे इंतजाम कर ले। मेरी बात सुनकर वह हैरान सा होकर रह गया। आप यह बात क्या कह रही हैं? मैं आपको कैसे छोड़कर जाऊंगा? मेरी मसला नहीं है, मैं तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन आप अकेली कैसे रहेंगी? मुझे मोनू की मेरे लिए फिक्रमंदी भी खल रही थी। मैंने कहा कि तुम्हारे आने से पहले अकेले ही रह रही थी, जल्द से जल्द अपना इंतजाम कर लो। वो जवाब मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मेरे चेहरे से परेशान जरूर लग रहा था। मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मैं कमरा लॉक करके सोती थी। कुछ ही देर में सोई थी, फिर मुझे कुछ होश नहीं। रात को जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा मेरे बराबर में कोई सो रहा है, लेकिन मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था, इतना अंधेरा कि मैं उस इंसान को देख नहीं पा रही थी। बस ये नजर आ रहा था कि मेरे बराबर कोई सो रहा है। मेरी बुरी तरह से डर गई थी। मुझे जल्दबाजी में कुछ ना सूझा तो मैं चिल्लाने लगी, लेकिन अगले ही पल मेरे बराबर लेटा इंसान उठकर बैठ गया। उससे पहले कि मैं बेड से उठकर जाती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अब मैं जब बदहवास सी हो गई। इससे पहले कि मैं अपने बचाव के लिए कोई उपाय सोचती, उस इंसान ने साइड पर रखा लैंप ऑन कर दिया। उस इंसान को देखकर तो मैं होश खो बैठी। मेरे सामने मेरे पति था। राजू कब आए थे? वो भी बिना कुछ बताए। वो अचानक से आए थे। वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जब मैं घर पहुंचा तो मोनू ने दरवाजा खोल दिया था। मोनू को पता था कि मैं आ रहा हूं, लेकिन जब मैं कमरे में आने लगा तो कमरा लॉक था। मत पूछो, खिड़की के रास्ते से मुझे अंदर आना पड़ा। अजीब हो तुम, यहाँ कौन से गैर था जो तुमने दरवाजा लॉक करके सोई थी? राजू की बात का मैं क्या जवाब देती? मैं उस वक्त बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त हो रही थी, इसीलिए राजू के गले लगकर मैं बहुत रोने लगी। वो तो मुझे यूं रोता देखकर समझे कि उनके बिना उदास हो रही थी, इसीलिए यूं उन्हें अचानक सामने पाकर रोने लगी। लेकिन हकीकत तो जानती थी कि मुझ पर क्या बीती। वो मुझे तसल्ली देने लगे। सुबह जब मैं उठी तो राजू अभी भी सो रहे थे। मैं बहुत परेशान थी। आज मुझे डॉक्टर के पास अबॉर्शन करवाने जाना था, लेकिन राजू की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। अब मैं यह सोचकर परेशान हो रही थी कि राजू को बिना बताए मैं कैसे जाऊं। मैं परेशान सी बाहर लॉन्ज में बैठी थी, तभी मोनू किचन में से निकला। वो अपने लिए नाश्ता बना रहा था, टेबल पर रखा और मुझको देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, दीदी कैसी लगी आपको राजू जीजू का सरप्राइज? मैंने उसे नफरत से देखा और कहा कि किस कदर ढीठ और ड्रामेबाज इंसान हो तुम। ऐसी मासूमियत से भरी अदाकारी कैसे कर लेते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तरफ दीदी कहते हो और दूसरी तरफ मैं ये सब सह कर थक चुकी थी, इसीलिए बिना शर्म के मुंह पे जो आया उसे कहना शुरू कर दिया। और वो ऐसा ढीठ था कि अब भी मुझे हैरत से ही देख रहा था। कहने लगा, दीदी क्या कह रही हो आप? मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा क्या किया है जो आपको इस तरह से मुझसे बात कर रही हो? मोनू की बात पर मैंने उसे ताज्जुब और अपने कमरे में चली गई। राजू अभी भी सो रहे थे। दराज से अपनी रिपोर्ट निकाली और कमरे से बाहर आ गई। मोनू अब टेबल के पास खड़ा था। मैंने वो रिपोर्ट उसके मुंह पर मार दी, जो उसके चेहरे से टकराकर जमीन पर गिर गई, और कहा, ये पढ़ो और अपनी गंदी चेहरा लेकर राजू के उठने से पहले पहले दफा हो जाओ मेरे घर से। मैंने गुस्से में दबी दबी आवाज से कहा।
क्योंकि मैं चाहती थी कि राजू को इस बात की भनक भी ना लगे। मोनू वो रिपोर्ट जमीन से उठाकर खोली। जैसे ही उसने पढ़ा तो उसके चेहरे की रंगत उड़ गई, चेहरे पर उदासी सी छा गई। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, राजू आंगन आ गया। पता नहीं कैसे, लेकिन वो सीधा मोनू के पास आए और रिपोर्ट उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगे। उन्हें देखकर मेरी जान भी मेरे तन से जुदा हो गई। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, राजू तो मुझे तलाक ही दे देंगे। मैं बुरी तरह से चकराकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी, मुझे सुई लगी हुई थी। राजू बड़ी संजीदगी से मुझे देख रहे थे। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मोनू भी वहीं खड़ा था। मैं राजू को देखकर रोने लगी। मैंने कहा कि मेरी कोई कसूर नहीं है राजू। मोनू मुझे नींद की मेडिसिन देता था, मुझे कुछ पता नहीं था। भगवान के लिए मुझे तलाक मत दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे हाथ जोड़कर राजू से माफी मांग रही थी। वो मेरे पास आए, मेरे जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों से लिया और कहने लगे, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट नए सिरे से करवाया है। तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। शायद किसी और की रिपोर्ट तुम्हारी रिपोर्ट से बदल गई थी। ना तुम गुनहगार हो और ना ही मोनू ने ऐसा कुछ किया है। उसके किरदार पर शक मत करो, बस एक अलग रिपोर्ट के अदल बदल है। ये सब गलत फहमी है। मोनू की तरफ जब मेरी नजर पड़ी तो वो रो रहा था, बिना आवाज के आंसू बहा रहा था। मुझे देखकर मेरे पास आ गया, कहने लगा, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे अपनी बहन में और आप में कभी कोई फर्क नहीं देखा। मैंने तो कभी किसी गैर लेडी को नजर उठाकर भी नहीं देखा, तो आप अपनी बहन हो। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें नशे की सिगरेट पीते देखा। वो कहने लगा कि नशे की सिगरेट बिल्कुल भी नहीं पीता। हाँ, कभी कभार सिगरेट जरूर अपने कमरे बंद कर कर पी लेता हूँ। आपका ख्याल इसीलिए रखता था कि मैंने अपना बचपन आपकी गोद में गुजारा है। इसीलिए जैसे मैं अपनी माँ के लिए खाने पीने की और दवाई का ख्याल रखता, आपका भी रखने लगा। मुझे पता होता कि आपको मेरी वजह से तकलीफ होती है तो मैं कभी भी यह नहीं करता। वो रो रो कर अपनी बातों को रख रहा था। एक गलत रिपोर्ट ने मुझे शर्मिंदा करके रख दिया था। क्या किया मैंने अपने भाई के खिलाफ, ये नहीं सोचा कि, लेकिन मेरे दिमाग में ये भी ख्याल नहीं आया कि अक्सर रिपोर्ट की गलत निकल जाती है। मैं सोच रही थी कि काश एक बार अपनी रिपोर्ट दोबारा से टेस्ट करवा ली होती तो ऐसा ना होता। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।